हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, और अब आ चुके हैं फाइनली इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के ऊपर। आप लोग लगे हुए थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, कॉन्सेप्ट्स वाला आपने पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, अब जल्दी आ जाइए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। तो बस आपकी बात सुन ली गई है और अब लेकर के आ गए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप बस एक काम करा करिए, कॉपी किताब लेके बैठा करिए, तरीके से नोट करते हुए चला करिए, तभी जाकर के अल्टीमेटली काम बनने वाला है। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे ही बस देखते रहोगे ना, तो ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होता भाई साहब, आगे बढ़ करके कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? द साइन कन्वेंशन। ठीक है, द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत ही प्यारी सटीक बात बोली गई है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, वर्क का जो साइन कन्वेंशन होता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को करने के टाइम पे जो भी उसका प्री रिक्विजिट होगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीजें प्रीवियसली रिक्वायर्ड होंगी, ऐसा मत समझना कि मैं ये मान के बैठा हूं कि तुमको तो आता ही होगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं तुमको बकायदा पूरी चीजें डिटेल में जितना पॉसिबल होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के दौरान मैं उतना आपसे बकायदा डिस्कस करते हुए चलने वाला हूं। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला छोड़ूंगा नहीं, साइन कन्वेंशन छोड़ूंगा नहीं। नाउ साइन कन्वेंशन निकालना इतनी छोटी सी बात है। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आने वाली अपने पास 3-4 क्वांटिटीज, 3-4 केसेस बनने वाले हैं और चेक करना है कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो वर्क है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, चले आ जाए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी बिना समय लगाए हुए। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। ठीक है, बहुत ही गांव का सीन है यहाँ पे। तो एक रस्सी है, जा रही है रस्सी नीचे, एक बाल्टी है और वहां से एकदम आप क्या है पानी निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो रस्सी को आप खींच रहे हो, ऐसे रस्सी को आप खींच रहे हो ऊपर की तरफ, और रस्सी में क्या अटका हुआ है? रस्सी में अटकी हुई है बाल्टी। ठीक है, और बाल्टी को क्यों खींच रहा है? उसके अंदर पानी है। तो अब इस वाले केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय अ मैन, मतलब जो फोर्स आदमी ने अप्लाई करा है उस फोर्स की वजह से जो वर्क है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो तो नहीं है कहीं। तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करनी है। तो आपको ना एक बेसिक फंडा जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता मेरे भाई। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि थीटा कौन सा एंगल है, तो ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन फोर्स, जिस फोर्स की वजह से आप वर्क निकालना चाह रहे हैं बेटा, एंड उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है या जो करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों के बीच का आपको एंगल समझना पड़ता है। तो एफ एस कॉस थीटा में वो वाला थीटा एंगल होता है एफ और एस के बीच का। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ जाओ, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट। ठीक है, चलो तरीके से समझना अच्छे से। ये लिया बकेट, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसको उठाया जा रहा है ऊपर। ठीक है, रस्सी के सहारे, रस्सी के सहारे इसको उठाया जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो भाई साहब ऑब्वियसली इंसान ने जो फोर्स अप्लाई करा है वो कहां अप्लाई करा है? ऊपर की तरफ अप्लाई करा है। और जब इंसान इस बकेट में ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये बकेट कहां जाने वाला है? ऊपर की तरफ। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है, इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है वो कहां होने वाला है? ऊपर की तरफ होने वाला है। जब दोनों ही चीजें ऊपर की तरफ काम करेंगी, जब आप वर्क निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ है, अप्लाइड फोर्स के द्वारा ही वर्क पूछा हुआ है। वर्क डन बाय द मैन, मतलब इंसान ने जो फोर्स अप्लाई करा है उसकी वजह से क्या वर्क डन हुआ है, बस वो पूछा हुआ है। ठीक है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है +1। तो यहां से वर्क कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहां से वर्क कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जो ए वाला केस है वहां पे वर्क का जो साइन कन्वेंशन था वो अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। तुमको पता ही तो है यार। चलो हो गया होगा, चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जल्दी से इसके दूसरे वाले केस के ऊपर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस? ठीक है, मतलब प्रीवियस केस। तो इसके पहले वाले केस में जो भी हमने कार्यक्रम करा था उसमें व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? वर्क हमेशा निकाला जाता है किसी फोर्स के द्वारा।
पक्की बात है, वर्क हमेशा निकाला जाएगा किसी फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन पूछ लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। कौन से केस में? प्रीवियस वाले केस में। प्रीवियस वाले केस में हो क्या रहा था ऐसा? तो प्रीवियस वाले केस में ये हो रहा था कि एक बाल्टी थी, आए हाय, ये एक बाल्टी थी, इसके अंदर पानी भरा हुआ था ऑब्वियसली, ठीक है। ये बाल्टी थी और इसको एक रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जा रहा था। लेकिन जरा गौर करिएगा, मैं इस बात को लेकर के तो बिल्कुल श्योर हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो ऊपर ही हो रहा है, इसमें तो कौन ही मात खाएगा। डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है? ऊपर हो रहा है। लेकिन भाई साहब जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझिएगा इस बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे काम करेगा ना, तो उसको मैं बोल दूंगा F सबस्क्रिप्ट G, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट काम करेगा ऊपर की तरफ। अगर ऐसी कहानी बन रही है तो जब आप यहां पे वर्क डन निकालने के लिए जाएंगे ना, देखो फॉर्मूला तो वही होने वाला है। देखो भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो F सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां पे एक बात बड़ी प्यारी है कि जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। ये बात तो श्योर है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स जो है जिसकी वजह से आपको वर्क निकालना है वो वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। क्या बोलते हो भाई? cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। इस वाले केस में जो वर्क हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई इस पर्टिकुलर केस की कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? इट विल बी नथिंग बट नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब जल्दी से कूदते हैं इसके अगले वाले केस के ऊपर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा भैया, आ गई है फिसल पट्टी, ठीक है। अब इंक्लाइंड प्लेन पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन, अच्छा वर्क डन निकालना है किसके वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी बॉडी को स्लाइड करवाते हैं, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ही करवाएंगे, ठीक है। जाओ भाई जल्दी आ जाओ। ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ तो भी एंगल होगा ना इसका इंक्लिनेशन का। अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, यहां पर मान लेते हैं एक बॉडी रखी हुई है ऐसी कुछ, ये हमने मान लिया कि एक बॉडी हमारे पास रखी हुई थी, ठीक है। अब ये बॉडी क्या हो रही है? बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। जब ये बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, मतलब इस बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, तो बॉडी का मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया? इंक्लिनेशन पे डाउनवर्ड्स हो गया। भाई तुमको याद है फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो मोशन को अपोज करेगा या इंपेंडिंग मोशन को अपोज करेगा। जैसे मान लिया अगर मोशन जस्ट होने वाला है, मान लीजिए जस्ट मोशन होने ही वाला है, तो वो पूरा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन जो है ना वो अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक तरह के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब यहां पर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां काम कर रहा है? ऊपर, ये काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने F लिख करके रखा हुआ है ना, दिस F इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो मैंने F लिख करके रखा हुआ है, दिस F इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इंक्लिनेशन में ऊपर की तरफ, और जैसे बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, जैसे बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो काम कर रहा है नीचे की तरफ। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो काम कर रहा है कायदे से ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली यहां पर कितना एंगल बन जाएगा? यहां पर कितना एंगल बन जाएगा? यहां पर एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो भाई तुम समझ गए ना पूरी कहानी। अब क्या होने वाला है? वर्क निकालोगे तो एफ एस कॉस थीटा, और यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि एंगल बन चुका है 180 डिग्री के बराबर। जैसे आप पुट करेंगे यहां पे 180 डिग्री, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 मतलब -1। तो यहां पे वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। हियर लिखा था ये, ठीक है, हियर हो गया पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे। सी वाला केस तो हो गया। अब आते हैं भाई साहब इसके अगले वाले केस के ऊपर। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। अच्छा वर्क डन पूछा है बाय अप्लाइड फोर्स
on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity, ठीक है, work done by the applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity। कई लोग सोच लेते हैं कि यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कई लोग सोचते हैं कि फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्क भी क्या बोल देते हैं, जीरो। वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि भाई साहब यहां पे ना फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा तो आपको अप्लाइड फोर्स लगाना ही पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा जस्ट टू काउंटर द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर ऐसा मत सोचना कि एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, वर्क जीरो, वो वाली कहानी यहां पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है। अभी करते हैं, जल्दी आ जाओ। देखो भाई साहब क्या हो रहा है, प्लेन ले लिया, ठीक है, और यहां पे एक बॉडी ले लो, ये ले लिया हमने बॉडी। ठीक है, अब पूछा है वर्क डन बाय द, यहां पूछा हुआ है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अप्लाइड फोर्स आपका इस तरफ है, मान लीजिए कि अप्लाइड फोर्स आपका किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो कुछ पल के बाद जो बॉडी है ना वो आपको यहां पे दिखाई देगी, कुछ पल के बाद आपको जो बॉडी है वो यहां पे दिखाई देगी। तो यहां पे हो क्या रहा है बेटा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट हैंड साइड में, और अप्लाइड फोर्स भी कहां पे था, राइट हैंड साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हो रहा है, राइट हैंड साइड में। तो यहां पे ऑब्वियसली जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एंगल जीरो हो गया तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहां वर्क डन पूछा हुआ है बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स ही लिखना, तो पी लिख देना। अच्छा, मतलब मैं ऐसा करता हूं हमेशा कि अप्लाइड फोर्स को पी बोल देता हूं और फ्रिक्शनल फोर्स को जो है ना मैं यूजुअली ट्राई करता हूं कि मैं एफ से करूं उसको रिप्रेजेंट। ठीक है, तो वो कहानी आसान रहती है। तो यहां पे आ जाएगा पी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, +1, तो जिसकी वजह से वर्क कैसा आ जाएगा यहां पे, पॉजिटिव। इसका डी वाले का आंसर जो है वर्क का साइन कन्वेंशन वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो जल्दी इसको नोट करना, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया, क्लियर करें इसको। अब जरा आगे बढ़ा जाए, इसके अगले वाले केस पे आया जाए। वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। ठीक है, मतलब वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स पूछा हुआ है, रेजिस्टिव फोर्स ही पूछा हुआ है। हाँ जी, रेजिस्टिव फोर्स पूछा हुआ है। गौर करो कैसे करेंगे। देखो मान लो एक हमारे पास, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक फिक्स सीलिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड सीलिंग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां से एक लेते हैं पेंडुलम। ठीक है, ये लिया, और ये पेंडुलम का ये हमने बॉब ले लिया। क्या ले लिया हमने, पेंडुलम का बॉब ले लिया। ठीक है, जैसे मैं इसको यहां पे छोड़ूंगा तो ये जाएगा ऐसा, कुछ इस तरह, यहां से घूमता हुआ यहां आ जाएगा। कुछ पलों के बाद हमको वो यहां दिखाई देने वाला है, तो रस्सी भी यहीं पे आने वाली है। सही बात है ना? ठीक है, अब क्या बनेगा जरा गौर करना। मैं ऐसा बोलता हूं हमेशा कि इसको मैं कहता हूं मीन पोजीशन। क्या बोलता हूं उसको मैं, मीन पोजीशन। ये राइट वाले को मैं कहता हूं राइट एक्सट्रीम। ठीक है, और इसको मैं कहता हूं लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, तो राइट एक्सट्रीम हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लिया मैंने इस बॉल को यहां पे छोड़ा, अगर मैंने इस पेंडुलम को जो यहां पे ये लटका हुआ है, अगर इसको मैंने यहां पे छोड़ा तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं क्या उसको मैं अच्छे से, देखो भाई, अगर मैंने मान लिया यहां से छोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। बट एक बहुत प्यारी बात है कि यहां पे आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब रेजिस्टिव फोर्स जो ना नाम से ही क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस है, ये एक तरह का फ्रिक्शन है। ठीक है, ये कहां काम करेगा, ये मोशन के ऑपोजिट काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्वियसली इस पे जो रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा होगा वो पीछे की तरफ काम कर रहा होगा। कहां काम कर रहा होगा, पीछे। तो ये पीछे काम कर रहा होगा एफ, और एफ को कहा जाएगा रेजिस्टिव फोर्स। एफ को कहा जाएगा रेजिस्टिव फोर्स। कहां काम कर रहा होगा, ये पीछे की तरफ काम कर रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट में, रेजिस्टिव फोर्स हो गया राइट में। तो ऑब्वियसली जब आप वर्क निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो फोर्स वहां पे काम कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा ही तो निकालना है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद कॉस, कितना एंगल आ जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जिसके लिहाज से वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इट्स एज सिंपल
सिंपल एज दैट। ठीक है, बताओ भाई लोग, पूरा समझ में आया? अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए वुड बी बेटर अगर आप ये डायग्राम बना दें तो। ठीक है, अगर एक आध नंबर के सवाल में आता है ना, तो वैसे भी आपको पता है कि फिर क्या है, समय कम रहता है, तो फिर डायग्राम कहां बनाएंगे। लेकिन अभी तुमको समझने के लिए, तुमको समझाने के लिए मैंने बना करके आपको दिखा के रख दिया है। ठीक है, आगे आपको समझ पक्का? चलो भाई लोग, तो जल्दी इसको नोट करना। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो आगे बढ़े, इसको अब जरा निपटाया जाए, अब जरा बढ़ा जाए आगे। लो भाई साहब, आ गया क्वेश्चन नंबर 2, आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल्का सा लंबा सवाल लग रहा है आपको, बस ये समझना है भाई साहब, सवाल तो लंबे होंगे, सवाल छोटे भी हो सकते हैं, कैसा भी सवाल आएगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बस इतना है कि तुमको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले का हर एक टर्म बारीकी से याद होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप कभी F = ma भी लिखते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि अगर किसी m मास की बॉडी पर अगर F अमाउंट का फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई हो जाए, ठीक है, अगर m मास की बॉडी पर F अमाउंट का फोर्स अगर एक्सटर्नली अप्लाई हो जाए, तब जाकर के उस m अमाउंट के मास में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो a अमाउंट का होगा, एंड दैट विल बी इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। चमका पक्का? तो आपको हर एक फॉर्मूला जो है ना वो दिमाग में एकदम तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए। अब जरा एक बार ये वाला सवाल आप पढ़ के देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, और उसके बाद फिर मैं इसको जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। जल्दी ट्राई करो, जल्दी। चलिए ठीक है, ओके डन, देख लिया होगा आप लोगों ने सवाल को। अब आता है ये सवाल मेरे ऊपर, अब मैं करेगा इसको सॉल्व। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। भाई साहब, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार गिवन लिख लो ना, क्या जा रहा है, गिवन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें लिटरली अभी अवेलेबल हैं और किन पर काम करना आगे पड़ सकता है। ठीक है, चलो अब जरा गौर करना। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स बोले तो P ऑन अ टेबल विथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सवाल फ्रिक्शन पर बेस्ड है, 0.1 इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब कंप्यूट द फॉलोइंग चीजें। ठीक है, तो पहले एक काम किया जाए, बेसिक चीजें एक बार लिख लिया जाए। ठीक है, तभी तो मजा आता है यार। तो बॉडी का मास कितना है, 2 kg। चलो, बॉडी का मास है हमारे पास केवल 2 kg, और लिखा था कि बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या लिख के रखा हुआ है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब जो अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है 7 न्यूटन के बराबर। अब उसके बाद क्या बोल के रखा है, ऑन अ टेबल विथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है ना, हाँ जी 0.1 है। म्यू की वैल्यू क्या है, 0.1 है। नाउ कंप्यूट द, अब बाकी सारी चीजें इवैल्यूएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि भाई निकाल लो एक बार कि कितना एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की वजह से आ रहा है और कितना एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा है। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज देखो, अप्लाइड फोर्स की वजह से निकाला एक्सेलरेशन, वो आएगा पॉजिटिव में। उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से निकालोगे एक्सेलरेशन, तो वो बेसिकली होगा रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन जो अप्लाइड फोर्स की वजह से आया उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना रिटार्डेशन को, तो जो बचेगा दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए एक बार वो निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। भाई तुम जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अप्लाइड फोर्स और मास, बिकॉज अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या एक्सेलरेशन था वो निकालना है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है 7, मास कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई। अब उसके बाद निकाल लेते हैं अपन रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है भाई साहब, एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, बट इस बार कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नीचे क्या होगा, मास। भाई एक बात देखो याद है क्या, F = होता है म्यू आर। F = क्या होता है, म्यू आर, और नीचे क्या आ रहा है, m आ रहा है। एक बात यहां देख लो, यहां पे कहीं लिखा है कि हाँ अ बॉडी ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर दिस मच हॉरिजॉन्टल फोर्स है टेबल के ऊपर। एक बात को बताओ, यहां जरा गौर करना अच्छे से। टेबल, एक मास है यहां पे, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, और वेट कितना काम करेगा, वेट काम करेगा mg। वेट कितना काम करेगा, mg।
अगर वेट नीचे काम करेगा mg, तो ऐसे में रिएक्शन फोर्स काम करेगा ऊपर। सिंस मोशन यहाँ पे ना ही वर्टिकल हो रहा है ना ही नीचे डाउनवर्ड्स हो रहा है, तो यहाँ पे देयरफॉर एक बात श्योर है कि r किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। r इज इक्वल टू क्या आ गया, mg। मैंने यहाँ पे क्यों बताया आपको इसके बारे में, बिकॉज मैं अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जरा गौर करना, म्यू r क्या हो जाएगा, mg के बराबर, नीचे क्या आ जाएगा m, ठीक है। अब जिसको ये नीचे m पहले से ही मौजूद था ना, ठीक है, अब जिसको जाना है उसको जाना है, तो म्यू m g और m कट गया, तो म्यू इंटू जी बचेगा, बस क्या बचेगा, म्यू इंटू जी। अब जरा गौर करो अच्छे से, म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू की वैल्यू गिवन है ना 0.1 है, और उसके बाद जी की वैल्यू क्या गिवन है, जी की वैल्यू वैसे तो 10 गिवन होनी चाहिए थी, बट इसमें गिवन नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी, यहाँ पे इस पूरे सवाल में कहीं जी गिवन नहीं है कि 10 ले लो, अगर नहीं बोला है तो अपने मन से जबरदस्ती 10 मत लेना, फिर चलो 9.8 के साथ ही, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.98 आ जाएगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है तो 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आ गया था आपके पास में, ये आ गया था आपके पास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ये आ गया रिटार्डेशन प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको निकालना होता है कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, क्या निकालना होगा आपको कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, निकाल दें, गौर करना, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो भाई सिंपल सी बात है, अप्लाइड की वजह से कितना हुआ था, वो हुआ था 3.5, और उसके बाद रेजिस्टेंस मतलब जो फ्रिक्शन की वजह से है रिटार्डेशन, वो कितने का आ गया 0.98। तो ये 2.5 में 0.02 ऐड करो तो 2.52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच वी आर गोइंग टू यूज। ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई, तो ये इसका प्री रिक्विजिट है, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दिमाग में अटकाओ चीजों को कि अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन हुआ 3.5, रिटार्डेशन कितने का हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से 0.98 का, जिसके बाद माइनस करने के बाद जो नेट बच रहा है वो कितना बच रहा है, जस्ट 2.52, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड्स। निकाल लेते हैं इसको, पहले वाले केस पे आ रहे हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। तो भाई जब वर्क निकालेंगे ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई साहब वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सेम डायरेक्शन में ही तो हो रहा है, ठीक है, जहां फोर्स अप्लाई करा है वहीं तो हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एस, क्या हो जाएगा, P इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करना, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है बस 7 के बराबर, ठीक है। अब आपको एस तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको निकालना है, तो जरा गौर करिएगा, यहां पर एक्सेलरेशन तो हो रहा है भाई, एक्सेलरेशन तो यहां पर हो रहा है, और सवाल में गिवन है कि आपको चीजें निकालनी है जब समय रहा होगा, आपको चीजें निकालनी है कब, जब टाइम दे के रखा हुआ है 10 सेकेंड्स के बराबर का समय, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, एस कैसे निकाला जाएगा, इक्वेशन होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या इक्वेशन होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जिसको पता है उसको पता है कि ये जो यूटी वाला टर्म लिखा है ना, वो तो वैसे ही गायब हो जाएगा, बिकॉज सवाल के अकॉर्डिंग इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी तो मतलब यू तो हो गया 0, तो ये वाला टर्म अब गायब हो जाएगा। तो फिर W इज इक्वल टू क्या बचने वाला है 7, उसके बाद हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2.52 आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा तो जरा यहां पे देख लो, 2.52 का आ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पे हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना था 10 का स्क्वायर कर ले कितना हो जाएगा 100। तो यहां पे W इज इक्वल टू 7 इंटू, भाई जब इसको मैं काटूंगा ना तो ये कटेगा 1.26 है, कितने से 1.26 है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, मतलब ये आ जाएगा 7 इंटू 126, ठीक है। तो 700 के पास कितना 140, मतलब 840 के बाद 42 ऐड करेंगे तो 882 जूल्स का वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से 882 जूल्स का वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब जरा इसके अगले वाले हिस्से में बढ़ा जाए, ये तो ये वाला पार्ट कर दिया ना, ये तो ये वाला पार्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले हिस्से पे, सवाल में कवि क्या कहना चाह रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन 10 सेकेंड्स। अब ये भी निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट टू इन जस्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो भाई जरा गौर करें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट,
कॉस थीटा, पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, एफ को तो खोलेंगे ना म्यू आर में, एफ कैसे खोलेगा, म्यू इंटू आर में खोलेगा। उसके बाद बगल में कौन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं क्या, कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा आगे की तरफ, तो कितना एंगल हो जाएगा यहाँ पे 180। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन है वो निगेटिव आता है, ठीक है। अब जरा गौर करना यहाँ पे म्यू, उसके बाद आर तो हम खोल देंगे ना mg के अंदर, एस, और उसके बाद कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। भाई साहब म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू है 0.1। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास मेरे ख्याल में 2 kg था ना, तो बॉडी का मास था 2 kg। उसके बाद जी कितना है, 9.8 है जी, और उसके बाद एस कितना है, एस तो वही हो रहा था डिस्प्लेसमेंट कितना था, 126। आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा सर, अब ठीक है। ये जो मैं निकाल रहा था ना यहां से 7 के बाद जो कुछ लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट 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 126, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही मुझे वहां पे भरना पड़ेगा 126, ठीक है। अब जरा सॉल्व किया जाए इसको, तो ये कितना आ जाएगा 19.6, 19.6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.96, ठीक है। इंटू करना पड़ेगा मुझे कितना 126, और माइनस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे म्यू एम जी एस, और उसके बाद यहाँ पे -1 था, उसको मैंने अब यहाँ लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा ना, तो प्लीज चेक कर लेना, माइनस में तो आएगा, ये आएगा 246.9, ठीक है। ये आ जाएगा 246.9 जूल्स, प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 246.9 जूल्स, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये था वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, दिस वाज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, और ये आ गया है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गया है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आपका ए वाला पार्ट सॉल्व कर दिया और आपका बी वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसका सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन दीस 10 सेकंड्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, अप्लाइड फोर्स का क्या वर्क डन था, उसमें से माइनस कर दीजिएगा फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन ऑलरेडी माइनस में ही आ रहा था, ठीक है। यहां गौर करना, ये माइनस में ही आ रहा था, ठीक है। तो जो सी वाला पार्ट होगा इसका, चले चले चले, इसका जो सी वाला पार्ट होगा उसमें था कि व्हाट इज द नेट वर्क डन, व्हाट इज द नेट वर्क डन। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, उसमें से माइनस कर देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें से माइनस कर देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब आप सब लोग को पता है कि जस्ट निकाल के रखा है भाई, जस्ट निकाल के रखा है नेटवर्क, अब आपका आ जाएगा भाई वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना था, 882 जूल्स था, 882 जूल्स, माइनस कर देना उसमें से, मतलब बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स को नेगेटिव ही आता है, तो 246.9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 635.1 जूल्स, प्लीज चेक इट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नेट वर्क डन का 635.1 जूल्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। भाई जो पहले की 3 चीजें हैं जो मैंने अभी सॉल्व कर दी हैं, वो पहले की 3 चीजें, पहले तो आप एक काम करें, यहां से ए वाला पार्ट यहां पे डन हो गया, ए वाला पार्ट यहां पे खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर बी वाला पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है, और उसके नीचे जो वाला पार्ट है वो सी वाला पार्ट है, ठीक है। तो जरा एक बार इसको आप तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत तरीके से नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करिएगा भाई, जल्दी। चलें, ठीक है, ओके, देख लिया आप लोगों ने। अब जरा आ जाओ उसके अगले वाले पार्ट के ऊपर, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसके बाद जो आपकी भावनाएं होंगी उनको भी व्यक्त करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई साहब निकालना क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। और एक बात दिमाग में डन कर लो कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज में अगर चेंज निकालना होता है तो उसका तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हो यार, कौन सी नई बात है, ठीक है। तो अगर चेंज निकालना है काइनेटिक एनर्जी में तो के फाइनल बोले तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, पक्का, डन। चले अब जरा आगे बढ़ा जाए।
चेंज निकालना है काइनेटिक एनर्जी में इन दोस्त 10 सेकेंड्स, ठीक है, ये तो पूरा क्लियर था। अब जरा अगले वाले पे आते हैं, ठीक है भाई साहब, जब चेंज निकालेंगे ना, इसका डी वाला पार्ट कर रहे हैं, करेक्ट, जी हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब ये कैसे होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ समझने वाली बात आपके पास ये है कि इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, ये चीजें गिवन है, सवाल चीख चीख के कह रहा था कि इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, ठीक है, तो यू कितना हो जाएगा 0, देयरफॉर जो चेंज बचेगा काइनेटिक एनर्जी में वो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब आप लोग जानते हैं कि यहां पर जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब एक काम करा जाए, आपको यहां से v निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहां से v निकालना है। तो भाई साहब एक सिंपल सी बात है, आप लोग को पता होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऑब्वियसली पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन होती है, उसके पहले s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको मैं यहां पे आपको अप्लाई करके दिखा चुका था, और तीसरी इक्वेशन होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, u तो आ गया, नेट एक्सेलरेशन जो हो रहा है बॉडी में वो हो रहा था आई गेस 2.52, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वाज नथिंग बट 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा तरीके से, भाई स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 2.52, और समय कितना देके रखा है सवाल के अकॉर्डिंग, समय है 10, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। तो 2.52 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना था, जरा गौर करते हुए चलेगा, अब आपको निकालना था चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब आप चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, उसके बाद मास कितना है 2, उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर बोले तो 25.2 का स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो डेल्टा के मतलब जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है भाई, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 635.1, ठीक है। तो एक बार जरा जल्दी ट्राई करना, और इससे फिर आपने क्या इंटरप्रेट करा एक बार जरा वो मुझे बताओ, जल्दी करो जल्दी। चलें ठीक है, समझ में आया कुछ। अब उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऑब्वियसली हाफ इंटू, ये तो मास तो कट गया ना भाई, जो गया वो गया, उसको छोड़ो भाई फिर, ठीक है, जो गया वो गया। यहां से क्या होगा 25.2 का स्क्वायर करेंगे, इसका आंसर आएगा 635.1, ये भी जूल्स में आ रहा है। अब जो इंटरप्रिटेशन निकलता है यहां से, वो इंटरप्रिटेशन क्या है, तो मैं उसको यहां पे एक बार आपके लिए लिख देता हूं कि इंटरप्रिटेशन जो हमने समझा वो ये समझा कि जरा गौर करिएगा अच्छे से, जो आया है ना अभी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 635.1 जूल, दैट वाज बेसिकली इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी, दैट वाज बेसिकली इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर नेट वर्क डन ऑन द बॉडी 635.1 जूल है तो उतना ही हमारा आ रहा है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब ये होता है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी। और ये स्टेटमेंट आप कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इसे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम ये कह सकते हैं कि द चेंज in kinetic energy of the body, the change in kinetic energy of the body is exactly equal to the net work done on the body, is exactly equal to the net work done ऑन द बॉडी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है? पक्का डन। ठीक है, तो आपका काम अभी ये बनता है, आपका पूरा सॉल्व हो गया बेटा, जरा गौर करना है यहां से। ठीक है, ये जो डी वाला पार्ट था ना वो भी आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब आपके लिए काम ये बनता है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका ले लो, 3 2 1 रेडी गो। डन हो गया होगा पक्का। चलो अब इसका अगला वाला पार्ट का ले लो, ये रहा। ठीक है, वो तो प्री रिक्विजिट था, उसके बाद ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट और सी वाले पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 3 2 1 रेडी गो। डन हो गया। अब अगला और आखिरी पार्ट जो था वो ये था विथ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आई गेस ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चले अब जरा आगे बढ़ेंगे, अगले वाले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकेंड। चलिए,
मूविंग ऑन, ये तो आपका पूरा हो चुका है। अब आते हैं जल्दी से अगले वाले सवाल की तरफ। नया सवाल आ चुका है भाई साहब, 4 बहुत बेहतरीन तरह के ग्राफ आपको दिखाई देने वाले। चाहो तो पढ़ लो सवाल को पहले, लेकिन एक बात ना आई वुड सजेस्ट कि सुन लो कि होता क्या है ना कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, ठीक है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा निकल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान दो ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो a और b को ऐड करने के बाद ही x आता है ना, जिसमें अगर मान लेते हैं कि ये जो b वाली क्वांटिटी है ना ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन है कि अगर जो b वाली क्वांटिटी है वो अगर हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है तो a कभी भी x को एक्सीड नहीं कर सकता, देन a कैन नेवर एक्सीड x। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोग को पक्का? तो वैसी ही कहानी जो है, वैसा ही लॉजिक जो है वो फॉलो होता है फॉर मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी। ये होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का समेशन। अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहने वाली है पॉजिटिव, तो आपको यहां पे एक बात समझते हुए चलना है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको फिर यहां पर एक बात समझ के चलना पड़ेगा कि अगर ऐसी वाली कहानी बैठ रही है तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर एक्सीड टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। कभी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो जाए। बेटा ये चीज जो है ना वो दिमाग में डाल लो अच्छे से, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा ये सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, जरा सवाल पढ़ लो अच्छे से। Given in the figure example of some potential energy functions, obviously मान गए हम इस बात को, in one dimension चलेगा, the total energy of the particle is indicated by a cross on the ordinate axis। ठीक है, इसका मतलब जो total energy है ना that is basically represented by a cross। ये रहा क्रॉस, हल्का सा इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। ये जो मार्किंग है ना पॉइंट की, ये दिखा रहा है आपको टोटल एनर्जी। क्या दिखा रहा है आपको? टोटल एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बोला गया है इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजंस इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। ठीक है, आपको दरअसल उस रीजन के बारे में इंडिकेशन देना है जिस रीजन में पार्टिकल के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, और पार्टिकल की एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसको दरअसल सपोर्ट देने के लिए आपके दिमाग में ये वाला इक्वेशन, ये वाली स्टेटमेंट हमेशा चलते रहनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर एक्सीड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जरा गौर करा जाए तो कौन से रीजन में जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी सीज हो जाएगी। ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। ओके, थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर विच दीज पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रेलेवेंट। ठीक है, तो ब्रॉडली बात बस ये है कि आपको ये बताना है कि कौन से रीजन में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर होगी, नहीं होगी। ठीक है, और क्या होगा वो कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं आपको दिख गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो टोटल एनर्जी से ज्यादा आ रही है, तो भाई साहब वहीं पकड़ लो कि ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया है गलत। पक्का, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को एक्सीड नहीं कर सकती। तो अगर ग्राफिकली कहीं दिख रहा है कि पोटेंशियल मैकेनिकल को एक्सीड कर रहा है तो वो वाला पार्ट गलत है, वहां पे पार्टिकल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, पहले वाले केस पर आते हैं, आपको जल्दी से लेकर के आते हैं। मैं एक बार एक काम करूंगा, मैं ना सब चीजें यहां लिखने वाला हूं। ठीक है, तो आपका बस ये बनता है कि मैं पहले ए का आंसर लिखूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बी का लिखूंगा, सी का लिखूंगा, डी का लिखूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब यहां पे ना मैं इसको ए वाला पार्ट फर्स्ट वाला बोल देता हूं, क्योंकि ए बी सी तो कुछ और यहां पे लिख के रखा हुआ है, इसको सेकंड बोल देता हूं। दिस इज थर्ड ग्राफ और दिस विल बी फोर्थ वाला ग्राफ। चलेगा आप लोग को इतना? ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब जरा आते हैं पहले फर्स्ट वाले के बारे में, कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके बारे में, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है भाई साहब ध्यान दीजिएगा, इन विच द पार्टिकल
कैन नॉट बी फाउंड, जहां नहीं मिलेगा वो आपको बताना है फॉर द गिवन एनर्जी। ओके चलिए बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं भाई। इस वाले ग्राफ को देखो, यहां पर तो पार्टिकल एग्जिस्ट कर लेगा ना, क्यों? जीरो से लेकर के ए तक जो उसकी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जीरो से लेकर के ए तक जो उसकी एनर्जी है वो टोटल के नीचे आ रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू टोटल एनर्जी के नीचे आ रही है, तो मतलब वहां पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। लेकिन ए के बाद अगर आप देखें, अगर आप ए के बाद देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी नीचे रह जा रहा है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता मैकेनिकल को। इसका मतलब पहले वाले केस में जहां एग्जिस्टेंस पार्टिकल का पॉसिबल नहीं है वो हो जाएगा एक्स इज मोर देन ए। बस इतना लिख करके आ रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, जब x a से बड़ा होगा ना तब पार्टिकल के एग्जिस्टेंस जो है वो सीज हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि वहां पे एग्जिस्ट कर पाएगा करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया आपका x मोर देन है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन। चले अब इसको निपटाया जाए। अब आते हैं इसके बी वाले पॉइंट पे। कहां पे आ रहे हैं? बी बोल रहा हूं, मतलब दूसरे वाले पॉइंट पे, ठीक है भाई साहब। जरा यहां गौर करिए, अगेन वही वाली बात है कि अगर कहां पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो भाई साहब देखो यहां पे जो नेगेटिव एनर्जी पॉसिबल है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती भी रहती है, ठीक है। जब अगर दो प्रोटॉन्स को पास लेकर आते हैं ना, या जब अगर जैसे मान लो अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वहां पे जब उनका मोशन होता है तो वहां पे कई दफा ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीजें चलती रहती हैं, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, पास पास आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल है, लेकिन यहां पे जरा गौर करना, पोटेंशियल कभी टोटल को एक्सीड नहीं कर पाएगी। तो ए से जब तक छोटा है, सुनना अच्छे से, जब तक x की वैल्यू a से छोटी है तो पोटेंशियल एक्सीड कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब x की वैल्यू b से बड़ी है तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर भी पोटेंशियल एक्सीड कर गया मैकेनिकल को, ठीक है। तो कौन सा रीजन होगा बेटा? यहां लिख दूं क्या? देख लो, ये वाला पोटेंशियल ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, और ये वाला अगेन पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, किसके? टोटल के, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि x इज लेस देन a, x इज लेस देन a एंड x इज मोर देन b, x इज मोर देन b। ये वो रीजन है, ये वो करस्पॉन्डिंग रीजन है जहां पे पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी नहीं रह सकती, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया? जल्दी नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर। भाई जरा गौर करना है इसमें, ठीक है। आपको दिमाग में बस ये अटकाना है कि कभी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल से छोटी रह जाए, मतलब पोटेंशियल से छोटी रह जाए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मैकेनिकल को एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहां पर भी अगर आप गौर करें तो यहां पे हर ग्राफ का हर एक हिस्सा वही दिखा रहा है कि भाई हर हिस्से में जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो हर हिस्से में मैकेनिकल से ज्यादा ही जा रही है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये टोटल से तो ऊपर ही जा रहा है। तो यहां पे ग्राफ में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, ग्राफ में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे आप कह दो कि पोटेंशियल जो है वो मैकेनिकल से नीचे है या चलो बराबर भी है। तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लिख देंगे कि द पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन नो रीजन for the given graph, no region for the given graph, बिकॉज हर जगह पे ऐसा हो रहा है कि पोटेंशियल जो है वो मैकेनिकल को एक्सीड कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया आपको पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। नोट कर लिया होगा। चलो अब आते हैं इसके आखिरी वाले ग्राफ का आखिरी वाला पार्ट जो, ठीक है, फोर्थ वाले पे आते हैं। भाई फोर्थ वाले में क्या दिख रहा है? अगेन वही वाली कहानी है भाई। ये जो -b/2 के ये पीछे वाला हिस्सा जो है ना, वहां पे तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम ही है, टोटल से कम है, तो वहां तो एग्जिस्ट कर लेगा। कहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? जहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना, मैं जरा उसको दिखाया तो यहाँ पे देखो भाई, राइट से करूं क्या? डेंजर, ठीक है। ये देखना -b/2 से जो ये -a/2 का ये वाला जो रास्ता है, ठीक है, यहां पे क्या है कि पोटेंशियल जो है वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, टोटल को एक्सीड कर रहा है। टोटल बोले तो ई वाला फैक्टर, ठीक है, उसको एक्सीड कर रहा है, मतलब यहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और यहां पर a/2 से बोले तो b/2 तक, तो यहां पर भी एक्सीड कर रहा है, मतलब यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसको ऐसे लिख दूंगा मैं, सुनना अच्छे से, -b/2 से बड़ा है और -a/2 से छोटा है। -b/2 से बड़ा है और -a/2 से छोटा है। तो यहां पर ध्यान देना, -b/2 से बड़ा, -a/2 से छोटा। तो x इज ग्रेटर देन -b/2 बट x इज लेस देन
बट x इज लेस देन माइनस का a/2। एक तो ये वाला रीजन हो गया, और दूसरा रीजन जो है ना वो कौन सा हो जाएगा, जरा गौर करना, a/2 से बड़ा और b/2 से छोटा, a/2 से बड़ा और b/2 से छोटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया क्या? जल्दी इसको नोट करना, ये रहा इसका पूरा लॉजिक। और मैंने बोल दिया है कि भाई जो रेड वाला एरिया है ना, यहां पे मैंने क्यों करा इसको रेड मार्क, बिकॉज इस वाले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल को एक्सीड कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस नहीं है, तो पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो भी कहानी थी वो मैंने लिख दी है, जल्दी इसको नोट करो, फिर इसमें अपन आगे बढ़ने वाले हैं जल्दी। चलिए ठीक है, फिर देख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। अब जरा इसे गायब किया जाए और बढ़ते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। आ गया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4। The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by ये equation given है for potential energy kx square by 2, ठीक है, where k is the force constant of the oscillator और k की वैल्यू भी given है 0.5 न्यूटन पर मीटर। The graph of potential versus distance is shown in the figure, कोई बात नहीं है। Show that a particle of total energy given है 1 जूल के बराबर moving under this potential must turn back when it reaches x equal to +2 -2, ठीक है। +2 मतलब राइट एक्सट्रीम, -2 मतलब लेफ्ट वाला एक्सट्रीम, ठीक है, कार्टेशियन के हिसाब से। अब ये अपने को प्रूव करना है भाई, अंडर दिस ये अपने को शो करना है कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी अगर 1 जूल के बराबर है तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, प्लस या -2 के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखो भाई साहब, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। जैसे आपने बॉडी को ड्रॉप करा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव एन ऑसिलेटर लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, ये इसका बॉब। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो पार्टिकल फिर कुछ समय के बाद यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब ये ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मीन पोजीशन, ये क्या आ जाएगा इसका मीन पोजीशन, ठीक है। ये आ गया इसका राइट एक्सट्रीम और वो +2 के बराबर होगा, ये -2 के बराबर, ये तो प्रूव करना है, ठीक है। अब जरा गौर करें, तो जैसे मैंने बॉडी को ड्रॉप करा होगा तो फिर वहां से जब मैंने बॉडी को छोड़ा होगा वहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, ये तो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यहाँ पे वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी गिवन है कि वो 1 के बराबर है, हाफ। उसके बाद k की वैल्यू क्या है, k, अच्छा ये x से मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद k की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है, 0.5 बोले तो 1/2, और उसके बाद क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 1 is equals to x square by 4। Therefore क्लियर सी बात है कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर। और अब जब यहां पे आप x निकालेंगे ना तो x हो जाएगा यहां से ±2 मीटर के बराबर, x यहां से हो जाएगा ±2 मीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो x का आंसर क्या आ गया, +-2, जो कि हमको एग्जैक्टली प्रूव भी करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। आ गया समझ पक्का? तो जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा। सपोर्टिंग ग्राफ अगर आप, सपोर्टिंग डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो यू कैन एग्जैक्टली ड्रॉ दिस, चलेगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया पक्का क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ अगले वाले सवाल के ऊपर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। जो केसिंग होती है ना रॉकेट की, वो जब फ्लाइट में जाता है रॉकेट तो फिर वो बर्न हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। एट व्हाट एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन, ठीक है। एट व्हाट एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन और द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब वो जो एनर्जी आ रही है वो रॉकेट की हेल्प से आ रही है या फिर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से आ रही है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा। जब केसिंग बर्न होती है, जब केसिंग बर्न होती है तो जो रॉकेट का मास है वही तो कम हो रहा है। जब केसिंग बर्न होगी तो वो जो रॉकेट का मास है वो कम हो रहा है। तो रॉकेट के मास के बर्निंग की वजह से, रॉकेट के मास के बर्निंग की वजह से वो हीट एनर्जी ऑब्टेन हुई है। पक्का? रॉकेट के मास के बर्निंग की वजह से वो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है। तो किसके एक्सपेंस पे आई है? वो रॉकेट के एक्सपेंस पे आई है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना मैं तरीके से यहां पे लिख रहा हूं, आपको इन्हीं शब्दों में लिख लेना है इसको। ए वाला पार्ट है ना, देखना, when the casing burns, जब केसिंग बर्न हो जाता है, when the casing burns, then the mass of rocket decreases,
तो हम कह सकते हैं सो दिस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड at the cost of rocket and not at the expense of the atmosphere ठीक है। क्या आपको इतनी पूरी बातचीत समझ में आ गई? पक्का? तो ये इसका ए वाले का आंसर हो गया ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका अप्रोप्रिएट आंसर। जल्दी उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलें आगे बढ़े। अब comets move around the sun in highly elliptical orbits। ओके, मान लिया हमने इस बात को। the gravitational force on the comet due to the sun is not normal। gravitational force जो है ना वो properly perpendicular नहीं लग रहा होता है सन की वजह से to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero। ठीक है, work done by the gravitational force, एक complete orbit जब cover up कर लिया है comet ने, तब जाकर के जो work done है by the gravitational force वो complete ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद जो है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात समझिएगा। देखिए जो यहां पे लिखा हुआ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो दरअसल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कभी भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई वर्क डन करते हैं तो वहां पे अगर वर्क डन हुआ है ओवर अ कंप्लीट साइकिल तब वो वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है, सो इफ द वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप तब जाकर के वो जो वर्क होता है वो हो जाता है नेगेटिव। तो ये इसका रीजन है कि आंसर जो वर्क का जीरो आ रहा है ना उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि वर्क इज बीइंग डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ओवर अ कंप्लीट लूप। तो उसको मैं लिख देता हूं, हियर वर्क डन इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, which is conservative in nature। उसके बाद लिख देना कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप इज जीरो। ठीक है, तो द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप इज जीरो। Therefore यहां पे जो वर्क डन बाय द सन ग्रेविटेशनल फोर्स है ना दैट इज जीरो। Therefore in this case also the work done W.D the work done is zero। आई गेस आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये रहा आपका बी का अप्रोप्रिएट आंसर। चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन। और उसके बाद ये रहा आपके पास इसका अप्रोप्रिएट आंसर। जल्दी इसको भी छाप लेना। चलो क्लियर करें इसको। अब जरा आते हैं अगले वाले हिस्से के ऊपर। अगला वाला ऐसा क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस हाउएवर स्मॉल। भले ही छोटे अमाउंट का लॉस होगा लेकिन लॉस तो होगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। देन व्हाई डज इट स्पीड इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एज इट कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ। ठीक है, जैसे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो जब अर्थ के पास और पास आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, उसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब जरा गौर करना, ये तो हम पहले लिख चुके थे यार। कौन सा वाला पार्ट है? ये सी वाला पार्ट है ना। ठीक है, सी वाले पार्ट का सोल्यूशन देख लो। ठीक है, इसमें होता क्या है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, अब इसके आसपास क्या है? ऑर्बिट है। इसके आसपास क्या है? ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट में कौन मूव कर रहे हैं?
एक सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये रहा सैटेलाइट और ये रहा उसका मास m, ठीक है। अब इसकी जो दूरी होगी यहां से वो दूरी हो जाएगी r के बराबर, ठीक है। अब जैसे सैटेलाइट ना करीब आता है अर्थ के, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब जरा बात पे गौर करिएगा, टोटल एनर्जी या जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब जो पोटेंशियल, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व्ड होती है, सो इट शुड रिमेन कांस्टेंट, सो इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के पास आता है तो डिस्टेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा तो जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज। बेटा इस बात पे अच्छे से गौर करिएगा कि मैकेनिकल कांस्टेंट है, अब पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूं कि एज सैटेलाइट comes close to earth, as satellite comes close to earth, then होता यह है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट समेशन काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टू मेंटेन constant mechanical energy, होना ये चाहिए kinetic energy should increase, काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दैट्स वाई उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई द स्पीड of satellite increases, this is the reason why speed of the satellite increases as the satellite approaches the earth surface, ठीक है। तो आपको ये सी वाला पार्ट जो था वो पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो डन। अब उसके बाद ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आपके पास, ये जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया, क्लियर करें, ओके भाई साहब क्लियर करते हैं इसको। अब आते हैं इसके डी वाले पार्ट पे, ठीक है। द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg, 15 kg का मास है, ठीक है, 15 kg का मास है। ऑन हिज हैंड्स इन फिगर 2 he walks the same distance pulling the rope behind him. Now the rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end, in which case is the work done greater। कौन से वाले केस में वर्क डन जो है वो ग्रेटर होगा भाई? पहले वाले केस को देख लो। पहले वाले केस में पता क्या हो रहा है, देखना भाई। इस इंसान को पता है इस बॉडी का वेट काम करेगा नीचे, ठीक है, तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे अप्लाइड फोर्स कहाँ लगाएगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अप्लाइड फोर्स क्यों लगाया है? जस्ट टू बैलेंस द वेट, ठीक है। तो इसका वेट कहाँ काम कर रहा था, इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए इसने फोर्स कितना अप्लाई करा, ऊपर अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और सवाल में गिवन है कैरिंग अ मास ऑफ दिस मच ऑन हिज हैंड्स, द मैन वॉक्स 2 मीटर, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक ये भाग रहा है और बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। एक बात तो श्योर है यार, एक बात तो डैम श्योर है, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब जब 90 का यहाँ पे एंगल बन गया है तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब आप वर्क डन निकालेंगे ना तो वर्क डन क्या हो जाएगा पता है, अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड द एंगल इज 90 डिग्री। जब कॉस 90 हो चुका है, कॉस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा अपने पास, 0 जूल। मतलब पहले वाले केस में तो वर्क डन हुआ ही नहीं है भाई, पहले वाले केस में तो वर्क डन हुआ ही नहीं है। अब दूसरे वाले केस पे जरा गौर करना, जब दूसरे वाले केस का वर्क डन निकालने वाले होंगे ना, तो यहां पे क्या है कि वो उस रोप को पुल कर रहा है, वो रोप को पुल कर रहा है ताकि मास जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, द रोप गोज ओवर अ पुली एंड द मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड, ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस, मतलब अगेन वो आगे 2 मीटर ही तो आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होने वाला है समझना अच्छे से, फोर्स कितना हो जाएगा भाई, इसको पुल करने के लिए कम से कम जितना इसका वेट है उतना तो फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा ना। फिर से बोल रहा हूं, जितना इस बॉडी का वेट है, इस बॉडी का वेट कितना होगा mg,
15 इंटू 9.8, ठीक है। इस बॉडी का जितना वेट है इसको पुल करने के लिए मुझे कम से कम, इस इंसान को कम से कम उतना फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब वो उतना फोर्स अप्लाई करेगा तो कहानी कैसे बढ़ेगी, mg, फोर्स कितना है m इंटू जी। उसके बाद भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 2 के बराबर। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो चुका है 2 के बराबर। उसके बाद डिस्टेंस तो और डायरेक्शन तो सेम ही है, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, वो तो 1 के बराबर होता है। तो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, जरा गौर करना। 19.6 इंटू, अच्छा 30 इंटू कर दो 9.8, 30 इंटू कर दो 9.8 तो 98 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 294, ये कितना हो जाएगा 294 जूल्स। तो भाई ऑब्वियसली पहले वाले केस में वर्क कितना आ गया था, 0 के बराबर, और दूसरे वाले केस में जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वर्क डन ना सेकंड वाले केस में 294 आ रहा है। तो ऑब्वियसली सवाल में क्या पूछा हुआ कि इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, ठीक है। तो लिख देंगे वर्क डन इज ग्रेटर इन द सेकंड केस, वर्क डन इज ग्रेटर इन द सेकंड केस। जल्दी लिखो उसको, वर्क डन इज ग्रेटर इन द सेकंड केस। भाई साहब खत्म खत्म खत्म, ये वाला सवाल खत्म, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जल्दी इसको नोट करना, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। चलें आगे बढ़े, क्लियर करते हैं इसको। अब पक्का नोट कर लिया ना, पक्का भाई नोट कर लो अच्छे से यार चले अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे। भाई साहब आ गया अगला वाला क्वेश्चन। यहां पे अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो करेक्ट होगा। हमारे पास ये गिवन केसेस हैं, ठीक है। क्या इसके पार्ट्स भी हैं, क्या नहीं इसके पार्ट्स नहीं है, ये हमारे पास गिवन केसेस हैं। जल्दी इसको देखो क्या तुम्हें पॉसिबल करेक्ट ऑल्टरनेटिव लग रहा है, उसके बाद फिर इस पर अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी करेगा। चलिए भाई साहब देख लिया आप लोगों ने, अब जरा इसको वापस से करते हैं शुरुआत से शुरुआत। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस या रिमेन्स अनऑल्टर्ड, ठीक है। एक बात तुमको बताता हूं मैं, जब भी ये आए ना सवाल ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो अपने दिमाग में ना जरा एक बार ये डाल लेना कि हाँ भैया ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। Gravitational force is a classic example for conservative force, ठीक है। अब now if the work is done by a gravitational force मतलब conservative force, और अगर वो वर्क पॉजिटिव है, अगर वो वर्क पॉजिटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की वो बढ़ेगी या कम होगी। तो अब आप जरा समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड लेवल और एक ये बॉडी है, ठीक है भाई। यहां पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव कब होगा पता है भाई साहब, जब जहां पर जिस डायरेक्शन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन भी हो गया, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो गया, अगर नीचे की तरफ ही हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस में अब कहानी ऐसी बनती है कि इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन है, नाउ दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कहां काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, ये कंजर्वेटिव होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे हाइट डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि हियर द हाइट डिक्रीजेस, और अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो एक पक्की सी बात हो गई है कि पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, therefore the potential energy is also decreasing because यहां पर जो बॉडी है ना, यहां पर जो बॉडी है ना वो फोर्स के सेंटर की तरफ जा रहा है। वो कहां जा रहा है, फोर्स के सेंटर की तरफ जा रहा है। बिकॉज नाउ द बॉडी इज मूविंग, because now the body is moving towards center of the force, now the body is moving towards center of the force। आया समझ, now the body is moving towards the center of the force। तो कहानी का जो पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहां पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, मतलब वर्क जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है ना वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है। अब फोर्स का काम करेगा नीचे, तो बॉडी का ये कहां होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। तो अल्टीमेटली इससे बॉडी की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बेसिकली डिक्रीज, ठीक है। ये वाला केस समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो एक काम करना, ए वाले का जो प्रॉपर जो ऑल्टरनेटिव था वो था डिक्रीज वाला, ठीक है। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो ये लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लेना, 3 2 1 रेडी गो, डन, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका। चले अब जरा इसको क्लियर किया जाए, ठीक है। डिक्रीज पे तो टिक लगा ही हुआ है,
ठीक है, बस इसको क्लियर करते हैं। अब आते हैं अगले वाले हिस्से पे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमेशा जो लॉस होता है ना, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, पोटेंशियल में लॉस नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा हुआ, एक लेक्चर डाल चुका था मैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो प्लीज एक बार उसको भी रिविजिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ many particle system is proportional to the external force या फिर sum of internal forces on the system। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी में आने वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum depends only on the net external force applied on the body, ठीक है, सेकेंड लॉ, ठीक है, net external force applied on the body। भाई इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं ना, वो कभी किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट ऑन द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज वो सेकंड लॉ को सपोर्ट कर देता है, ठीक है। पक्की बात समझ में आ गई है, चलें क्लियर करें इसको। अब ये रहा, इसको क्लियर किया। अब आते हैं इसके डी वाले पोर्शन पे। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है जहां पर देखो मोमेंटम कंजर्व्ड रहने वाला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहने वाली है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो कंजर्व सिस्टम की, वो कंजर्व्ड नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाती है, तो चेंज क्या नहीं होता है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ठीक है। द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती आफ्टर द कोलिजन, आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, नहीं गलत बात है, वो तो नहीं होता, और टोटल लीनियर मोमेंटम, हाँ टोटल लीनियर मोमेंटम डू नॉट चेंजेस, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिस आल्सो डू नॉट चेंजेस। ये पूछा ना, जो डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती है, तो लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। तो जल्दी इसको टिक कर लीजिएगा, जल्दी आपको पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात करते हैं, जब आप यहां पे बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की, तो यहां पे क्या क्या चीजें कंजर्व्ड होती हैं आपको पता होना चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, उसके बाद टोटल एनर्जी जो होती है वो भी कंजर्व्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड नहीं होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसी के बेसिक लॉजिक के ऊपर बेस्ड था ये डी वाला हमारा सवाल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी कर लो, 3 2 1 रेडी गो डन। चले क्लियर, आगे बढ़े, निपटाएं इसको, निपटा दिया। अब बढ़ो उसके आगे वाले सवाल पे। स्टेट इफ ईच of the following statements is true or false and also give reason for your answer, ठीक है। Okay, in an elastic collision, in an elastic collision, ठीक है, elastic collision में momentum conserved है, total energy conserved है, और kinetic energy भी conserved होती है, ठीक है। तो in an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved, the momentum and energy of each body is conserved। जी नहीं, एक बॉडी की मोमेंटम और एक बॉडी की एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है ना। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम और हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो टोटल एनर्जी है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली कंजर्व्ड है ना, वो पूरे मोमेंटम का कंजर्व्ड है, ठीक है। आया समझ। तो यहां पे पूछा रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, ईच बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। हर बॉडी का मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होने वाला है, तो ये तो गलत जा रहा है, फॉल्स। आया समझ, ठीक है। उसके बाद द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस अगर बॉडी पे काम करना शुरू कर देंगे तो दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज द एनर्जी, ठीक है। आया समझ। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई करा किसी बॉडी के ऊपर, तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो बढ़ भी सकती है ना। तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है आइसोलेटेड सिस्टम में, जब उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। ये बात गलत हो गई, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस काम करेंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रह पाएगी। तो मैं एक काम करूंगा, इसको एक बार लिख देता हूं,
ये वाला भी कैसा हो गया, ये वाला भी हो गया फॉल्स। जो मैंने बताया रीजन वो समझ गए, ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्सेज इन नेचर। नहीं, हर फोर्स के लिए ऐसा नहीं होता है, हर फोर्स के लिए ऐसा नहीं होता है कि वर्क डन ओवर अ क्लोज स्ट्रिप जो है वो जीरो हो जाए। वर्क डन जीरो होता है लेकिन तब होता है जब वर्क इज बीइंग डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हर फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए हर फोर्सेस की वजह से या हर फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप कभी राउंड ट्रिप में काम करवाते हैं तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो वर्क डन अगर क्लोज ट्रिप में जीरो हो रहा है तो वो हर फोर्स के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। उसके बाद इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, इस बार कोलिजन कैसा हो गया, इनइलास्टिक। ध्यान रखना, इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन जो कंजर्व्ड नहीं है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, लॉस आता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जरा गौर करो, in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the entire system। बिल्कुल सही बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो छोटी रहती है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सत्य वचन है, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू स्टेटमेंट है भाई साहब ये। ठीक है, तो जो 7th वाला क्वेश्चन था उसका पहला, दूसरा, तीसरे का आंसर फॉल्स होगा और जो चौथा वाला स्टेटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला पूरा समझ में आ गया पक्का, तो जल्दी इसको नोट करना, 3 2 1 रेडी गो डन। और जो भी इसका पॉसिबल रीजन था वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने, तो उन सारे कीवर्ड्स को भी, की पॉइंट्स को भी लिख लेना, इसका सोल्यूशन एक बार लूप पे वापस सुन लेना। ठीक है, चले क्लियर करें इसको। ओके, अब आया जाए इसके अगले वाले सवाल की तरफ। आंसर केयर, इसके पार्ट्स भी हैं क्या, जी हाँ, इसका बस एक पार्ट है, तो चले ABCD। ओके डन। तो अब जो 8th वाला क्वेश्चन है, आंसर केयरफुली विथ रीजन। ठीक है, अब ये रहे इसके स्टेटमेंट्स, तो जरा जल्दी आप इस सवाल को देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, जल्दी करिए। चले भाई लोग, तो क्या लिखा हुआ है पहले वाले केस में, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द कोलिजन। नहीं, जब यहां पे कांटेक्ट में होती हैं बॉडीज, जब यहां पर दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होंगी ना, तब उस समय काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो रही होगी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो पहला वाला केस था, यहाँ पे ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। तो कंजर्व्ड कब होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है इलास्टिक कोलिजन में ओनली बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ द एंटायर सिस्टम, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन वो कंजर्व नहीं होती है, इनफैक्ट वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैंने कहा है उसको जरा लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड before and after the collision for the entire system and in fact kinetic energy is being converted to the potential energy। ठीक है, चले अब इसका बी वाला पार्ट देख लो, is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two bodies। बिल्कुल सही बात है यार, लीनियर मोमेंटम पे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ही है ना, वो तो कंजर्व्ड होगा ही। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ जी, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद सी वाले केस पे आ जाइए जल्दी से। सी वाला केस क्या है, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी। अच्छा, ए और बी पे वापस ध्यान देना है। फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो ए और बी में आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ऑब्वियसली। अच्छा, पर मैंने वहां पे ये भी कहा था कि इट इज कंजर्व्ड ओनली बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा तो काइनेटिक energy is not conserved, kinetic energy is not conserved even before and after the collision। ड्यूरिंग द कोलिजन तो वैसे भी कंजर्व नहीं है, ड्यूरिंग द कोलिजन तो वैसे भी कंजर्व नहीं है, लेकिन जब इलास्टिक कोलिजन था तो कम से कम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद तो कंजर्व थी ना। लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो गया तो ना ही ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व्ड है, ना ही कोलिजन से पहले कंजर्व्ड है और ना ही कोलिजन के बाद में कंजर्व्ड है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इवन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, इवन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन।
क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का डन, ठीक है। तो ये इसका सी वाले का आंसर हो गया। और उसके बाद क्या है, अच्छा बी का भी तो पूछा हुआ है, तो बी में क्या था कि इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। हाँ, टोटल लीनियर मोमेंटम जो था वो तो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो यस, टोटल लीनियर मोमेंटम, यस, पी का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही ना, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन ए, सॉरी आपके पास स्टेटमेंट ए का, बी का, सी का, ये रहा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जल्दी जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी। चलिए ठीक है, फिर ये वाला केस तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा बढ़ते हैं इसके अगले वाले केस पे। पक्का नोट कर लिया? पक्का। चलो अब जरा बढ़े इसके अगले वाले केस के ऊपर। अगला वाला केस क्या बोलना चाह रहा है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? द कोलिजन इज इलास्टिक। इसका आंसर क्या होगा? द कोलिजन इज इलास्टिक, बिकॉज जो फोर्सेस की बात करा जा रहा है, जो बिटवीन सेपरेशंस में जो काम कर रहा होता है ना, वो हो जाएगा तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर कोई वर्क डन किया जाता है कंजर्वेटिव या नॉन या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो यहां पर जो वर्क डन होता है, इस बात पर जरा खास ख्याल रखना कि जो वर्क डन होता है ना, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा करा गया है या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया है ओवर अ राउंड ट्रिप, तो वो हो जाता है जीरो। इस पर बेस्ड आज वाले सेशन में हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। और ये बहुत ही क्लासी कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की, तो प्लीज इस पे नजरें गड़ा के रखिएगा। और लेक्चर भी उसका आ चुका था, उसको भी प्लीज देख लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि द कोलिजन इज इलास्टिक, द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, the collision is elastic in nature, the collision is elastic in nature because the forces are conservative, because the forces are conservative, ठीक है। आ गया समझ? तो जल्दी इसको नोट कर लेना। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चले क्लियर करें। अब जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ओके सही बात है। अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इस बात को हमने समझ लिया। उसके बाद द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो पावर की यहां पे बातचीत करी जा रही है। पावर के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। और अगर हम चाहें तो फोर्स को हम खोल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन में, ठीक है। अब उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, यही लिख दूं मैं, चलेगा आप लोग को इतना? तो पावर क्या होगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि पावर लिटरली फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे होता है, तो आप समझिएगा पावर वर्क अपॉन टाइम तो होता है बेसिक फॉर्मूला। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। तो अगर मैं वर्क को खोलूंगा तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात होती है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो इस लिहाज से पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब मैंने यहां पे क्या करा, देखो भाई साहब, यहां पे तो आ गया है m इंटू ए। उसके बाद u कितना है? u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0, बिकॉज द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 80 के बराबर। तो पावर यहां से आ जाएगा m इंटू ए स्क्वायर टी। अब गिवन बॉडी है तो मास तो कांस्टेंट ही होगा। एक्सेलरेशन तो पहले से ही कांस्टेंट है, बिकॉज सवाल में गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो देयरफॉर पावर जो है ना, दिस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टी। पावर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू टी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है? पक्का डन, क्लियर। जल्दी नोट करो। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया। अब जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। अगेन यहां पर क्या है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? बस वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? कभी कभी डायमेंशन की भी हेल्प पड़ जाती है, जैसे कि इस सवाल को देख लो, इसमें डायमेंशन की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। कैसे? जरा गौर करना। यहां गिवन है कि पावर जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। सवाल के अकॉर्डिंग पावर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2, ठीक है। अगर आपको ये वाला याद नहीं आ रहा ना कि फॉर्मूला कैसे आया इसका mlt-2, तो जरा गौर करना। जब आप फोर्स निकालेंगे ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास
मास इनटू एक्सेलरेशन, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, m, और एक्सेलरेशन क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर मतलब लेंथ और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml/t-2। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो इसके लिहाज से आप वेलोसिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला दे सकते हैं L/T, दैट इज LT-1, दैट इज LT-1, ठीक है। अब मैं इसी को यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा। ये तो आ गया हमारे पास फोर्स, उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, और दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। अब जरा गौर करिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे mlt-2 इंटू LT-1, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा, t की पावर -3, सही कर रहे हैं, m l का स्क्वायर t की पावर -3, एंड दिस इज कांस्टेंट। अब फॉर अ गिवन बॉडी, मतलब मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही है, मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही है, तो यहां पे l स्क्वायर t -3, L स्क्वायर टी की पावर -3 इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप गौर करें तो m भी तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। इसके हिसाब से आपसे वैसे ही पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब L निकालना है आपको, L की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। तो L स्क्वायर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t की पावर -3। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट था ना भाई साहब, तो यहाँ पे क्या करा मैंने कि L स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -3 गया नीचे, ठीक है, जिसके हिसाब से आप सीधे ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई, तो L स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओ उसको तो t क्यूब बन जाएगा। भाई अब एक काम करो, स्क्वायर रूट लेना, तो L इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2, पक्का। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो दरअसल आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो L है ये क्या है, L लेंथ होता है ना, और लेंथ बेसिकली क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द, ये देखो भैया, ये था ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द, ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई, पक्का। तो अगर आप लोग को चाहिए था डायमेंशनल फॉर्मूला का ये कैसे निकाला गया था, तो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया, चलें क्लियर। और उसके बाद ये रहा आखिरी 10th वाले क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी आ रहा है करेक्ट, और ये रहा इसका सॉल्यूशन, जल्दी नोट करिएगा, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया होगा। चलें क्लियर करें इसको। तो पार्ट 1 में जो सवाल थे वो आपको मैंने करवा दिए पूरे तरीके से। आपका काम बस ये बनता है कि कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, तरीके से नोट करना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए, ठीक है, वहां मुझे बताइए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूं, बिल्कुल रिप्लाई करता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। अब जल्दी आपको मिलने वाले हैं इसी के पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।